हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर ममता अग्निहोत्री, राज हॉस्पिटल कानपुर से। आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। एक बहुत ही कॉमन सी बात है कि लोग सिजेरियन सेक्शन से डरते हैं, घबराते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी, सीजर हो जाएगा तो शायद वो घर पे ठीक से काम नहीं कर पाएंगे, अपने बच्चे की देखभाल नहीं कर पाएंगे। घर के लोगों को लगता है कि उनका वेट बढ़ जाएगा, पेट फूल आएगा, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं होती है। चाहे डिलीवरी नॉर्मल हो, चाहे सिजेरियन सेक्शन हो, अगर प्रॉपर चीज़ें फॉलो करी जाएँ और जच्चा बच्चा की बराबर से केयर की जाए तो ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं आती है। तो हम लोग अब स्टेप बाय स्टेप ये बात समझने की कोशिश करेंगे कि हम लोग को सीजर के बाद किस तरह से अपनी जच्चा और बच्चा की देखभाल करनी है। अब जच्चा की देखभाल के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि स्टिचेस लगे होते हैं। अब चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो तो नीचे के रास्ते में स्टिचेस लगते हैं, चाहे सिजेरियन सेक्शन हो पेट में नीचे के भाग पे स्टिचेस लगते हैं। अब आजकल फेन एंड स्टील इंसिजन लगाया जाता है, ऐसे खड़ा इंसिजन नहीं लगता, फेन एंड स्टील इंसिजन लगता है और कई बार वो मतलब इतना अच्छा हील करता है कि वो दिखाई भी नहीं पड़ता। इस स्कार का प्रॉपर ट्रीटमेंट ये है कि जैसे कि उसको सूखने के लिए हम लोग एंटीबायोटिक्स देते हैं पेशेंट्स को। तो जब पेशेंट डिस्चार्ज होती है तो हम लोग उसको बताते हैं कि प्रॉपरली एंटीबायोटिक्स खाना है और उसमें लगाने के लिए स्पिरिट और कॉटन से क्लीन करना है। साफ सफाई रखना बहुत जरूरी है। कई बार ऐसा भी होता है कि पेशेंट्स फीड करा रही होती हैं तो उनका दूध गिरता है या फिर वो कपड़े नहीं बराबर से चेंज करते, गीले कपड़े पहने रहते हैं तो स्टिचेस में इन्फेक्शन हो जाता है। तो अगर स्टिचेस में इन्फेक्शन हो जाता है, उसमें रेडनेस आती है, उसमें दर्द हो रहा होता है, मवाद निकल रहा होता है, तो ये खतरे की बात है। अगर ऐसा हो तो गायनेकोलॉजिस्ट को तुरंत दिखाना चाहिए। तो स्टिचेस की केयर सबसे इंपॉर्टेंट बात है। इसके अलावा हम लोगों को जैसे स्टिचेस को सपोर्ट करने के लिए एब्डोमिनल बाइंडर बांधने के लिए हम लोग पेशेंट्स को बताते हैं। अब एब्डोमिनल बाइंडर बांधना क्यों जरूरी है? एब्डोमिनल बाइंडर बांधना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब बच्चेदानी बहुत बड़ी होती है और फिर जब वो बच्चेदानी छोटी हो जाती है, जब डिलीवरी हो जाती है तो, लेकिन जो स्किन होती है, पेट की स्किन होती है, वो बहुत बड़ी होती है और ढीली होती है। तो जो उसमें बच्चेदानी है वो इधर उधर ऐसे मूव करती है तो पेशेंट को बहुत अनकंफर्टेबल लगता है। तो अगर आप बाइंडर बांध के रहते हैं तो वो सपोर्टेड रहता है। इसके अलावा यूट्रस का इन्वोल्यूशन, यानी कि जो यूट्रस छोटा होता जाता है समय के साथ, तो उसका प्रॉपर इन्वोल्यूशन भी अगर होता है ज़्यादा अच्छा होता है यदि एब्डोमिनल बाइंडर आप बांधे रहें। तो आप जैसे दिन के समय सारे समय आप बांधे रह सकते हैं। इसके अलावा रात में आप एब्डोमिनल बाइंडर हटा सकते हैं। ये थी स्टिचेस की पूरी चीज़ें जो हम लोग को केयर की जरूरत है। इसके अलावा हम लोगों को बच्चे को फीड कैसे कराना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और हम लोग पेशेंट्स को बताते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग बहुत अच्छे से करानी चाहिए, इरेक्ट पोस्चर में करानी चाहिए और मतलब बैक बहुत अच्छे से सपोर्टेड होनी चाहिए जिससे कि बैक एक की कंप्लेन ना हो। क्योंकि हम लोग के सीजर के पेशेंट कई बार ऐसा कहते हैं कि उनको बैक एक हो रहा है क्योंकि वो जो स्पाइनल नीडल से वहाँ पे स्पाइन में एनेस्थीसिया के लिए यूज़ किया गया था उसकी वजह से हो रहा है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है क्योंकि स्पाइनल नीडल से बैक एक नहीं होता है। एक कारण बैक एक का ये होता है कि आप जब ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे होते हैं तो आगे की तरफ झुके हुए होते हैं। जब आगे की तरफ लगातार ऐसे झुकेंगे तो जो सारी बैक की मसल्स हैं ये एफर्ट कर रही हैं जिसकी वजह से पेन होता है। दूसरी बात कि सीजर के बाद बहुत बार लेटे रहते हैं आप, तो जो आपकी बैक की नीचे की मसल्स होती हैं वो जैसे नॉर्मली मसल कॉन्ट्रैक्ट करती, रिलैक्स करती है, उसमें जो गर्मी आती है वो नहीं आती है तो वो भी दर्द करने लगती हैं। तो ये दो कारण स्पेसिफिक होते हैं जो कि बैक एक को के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तीसरी बात जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि पेशेंट्स को हम लोग ये जरूर बताते हैं कि ब्लीडिंग कितने दिन तक होगी और कैसे होगी, क्योंकि बहुत ढेर सारी भ्रांतियां इससे भी अटैच्ड हैं। जैसे वो लोग कहेंगे कि आप बहुत ढेर सारा सौंठ और बहुत ढेर सारी ऐसी चीज़ें लीजिए जिससे कि गर्म चीज़ें लीजिए जिससे कि ब्लीडिंग जो 9 महीने तक जमा हुआ ब्लड है वो निकल जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। हम लोग जब सीजर करते हैं तो हम लोग पूरा अच्छे से अंदर से क्लीन कर देते हैं, तो कोई ऐसा जमा हुआ ब्लड नहीं होता है जिससे निकलना होता है, बस जो झिल्ली होती है उसे ही निकलना होता है। तो जो शुरुआत के कुछ दिन होते हैं उनमें रेड कलर का ब्लड आता है और उसके बाद टोटल 1.5 महीने तक थोड़ी थोड़ी ब्लीडिंग हो सकती है। तो जो शुरुआत के दिन होते हैं उसमें वो रेड कलर की होती है, उसके बाद वो व्हाइट कलर की हो जाती है, डिस्चार्ज की तरह होती है जिसे लोकिया कहा जाता है। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। फिर इसके बाद अब जैसे मान लीजिए कि आपने घर में आप गए, आपने कुछ काम किया, कई बार आप काम करते हैं तो थोड़ी सी ब्लीडिंग जो भी अंदर कलेक्टेड होती है वो निकल आती है, तो ऐसी कोई उसमें घबराने की बात नहीं होती है। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कि न्यूट्रिशन से रिलेटेड है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जिनकी नॉर्मल डिलीवरी होती है उनको सब मेवे के लड्डू और सब खाने के लिए घर में कहा जाता है और जिसका सीजर हो जाता है तो कहते हैं कि मत खाइए। ऐसा नहीं है। जितनी ज़रूरत नॉर्मल डिलीवरी वाले माँ को है मेवे के लड्डू और सोट के लड्डू खाने की, उतनी ही ज़रूरत सिजेरियन सेक्शन वाले माँ को है। और मतलब इससे टांकों पे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे टांके पेट में लगे हों चाहे वेजाइना में लगे हों, वो टांके कुछ भी खराब नहीं होते। इसलिए न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है देना। माँ को जितना अच्छा आप खिलाएंगे, मेवे, फल, दूध, घी, मतलब कोई भी चीज़ मना नहीं होती है। सिर्फ बाहर की चीज़ मना होती है खाना, मिर्च मसाले वाली चीज़ मना होती है खाना। इसके अलावा घर में जो भी खाना बनता है वो सब वो खा सकती है। और जब वो भरपेट ठीक से खाएंगी, 2 बार कम से कम दालें लेंगी, फल लेंगी और जो छिलके वाली दाल होती है वो ज़्यादा उपयोगी होती हैं, तो दूध का प्रोडक्शन बहुत
अच्छा होगा, और दूध का जब प्रोडक्शन अच्छा होगा तभी बच्चे को आप वो ठीक से ब्रेस्ट फीड करा पाएगी और तभी बच्चा और जच्चा दोनों जो है ठीक रहेंगे। इन बातों के अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो ऐसा होता है कि जैसे बहुत ढेर सारे हार्मोन्स प्रेगनेंसी में बढ़े हुए होते हैं और फिर जब डिलीवरी होती है तो सारे हार्मोन्स कम हो जाते हैं। तो क्या होता है कि उन हार्मोन्स के विड्रॉल की वजह से एक डिप्रेशन जैसी कंडीशन माँ में क्रिएट हो जाती है और जिसको पोस्टपार्टम डिप्रेशन कहा जाता है। और कई बार वो समझ नहीं पाती है कि ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे कि एक तो स्ट्रेस बहुत रहता है कि वो थकान नहीं पूरी हो पाती है जो डिलीवरी की है, और बच्चे को फीड कराना है और बच्चे की केयर करनी है और अपनी भी देखभाल करनी है। तो कई बार मतलब वो समझ नहीं पाती है माँ कि वो क्या करे, उसको उसके अंदर क्या ऐसे परिवर्तन हो रहे हैं, क्यों इतनी एंग्जाइटी उसको हो रही है। तो इस चीज़ की जब भी उसे अंदर से ऐसा फील हो तो उसको अपने पार्टनर से कम ये बात बतानी चाहिए, हस्बैंड से, कि उसको ऐसी बात समस्या या घर के लोगों की मतलब हेल्प, आस्क फॉर हेल्प बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप जब किसी से मदद मांगेंगे तभी वो ये बात समझ पाएगा। अगर ऐसी दिक्कत है तो आप गायनोकोलॉजिस्ट से ज़रूर संपर्क करें और अपना इलाज कराएं। अब हम लोग इस बात पे डिस्कस करेंगे कि वार्निंग साइंस क्या है। कब हम जैसे डिलीवरी करा के सीजर करके घर गए, अब क्या ऐसी दिक्कत आ सकती है कि हमें तुरंत हॉस्पिटल में कांटेक्ट करना चाहिए, गायनोकोलॉजिस्ट से कांटेक्ट करना चाहिए। जैसे पहली जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपको सीवियर पेन होता है, जैसे कि पेट के निचले भाग में दर्द होता है या कमर में दर्द होता है, किसी भी ऐसे पेन होता है तो आप जरूर संपर्क करें। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर ब्लीडिंग हो रही है, मतलब नॉर्मली इतनी ब्लीडिंग नहीं होती, जैसे मान लीजिए 4 या 5 पैड या सडन बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो आपको जरूर संपर्क करना चाहिए। तीसरी बात कि अगर टांकों में किसी तरह का इरिटेशन हो रहा है, इन्फेक्शन जैसा आपको लग रहा है, इचिंग हो रही है या मवाद जैसा कुछ आ रहा है या ब्लड आ रहा है टांकों से, तो आपको जरूर संपर्क करना चाहिए। तो जो ये वार्निंग साइंस हम लोगों ने डिस्कस किए, इनमें से कोई भी समस्या अगर है तो आप अपने गायनोकोलॉजिस्ट से तुरंत संपर्क करें।